Hello and a very warm welcome to Battleground 2018, our special election series that gets you a detailed analysis of election news and views from poll-bound states. I'm your host, Frank Razan Pereira. Over the next 1 hour, we'll bring you ground reports, election travelogues, and in our big story today, we will focus on the alliance politics in Telangana. With me is my colleague Kavindra Sachan. और आइए शुरू करते हैं सफर हेडलाइंस से। राजस्थान के चुनावी रण में प्रचार के लिए 48 घंटे से भी कम का समय बचा। जोधपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को देना पड़ेगा जनता को अपनी 4 पीढ़ियों के कामों का हिसाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर में की जनसभाएं। कांग्रेस पर राज्य की अनदेखी का लगाया आरोप। राजस्थान में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अजमेर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगा जनसमर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार की कमियों और अपनी सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। तेलंगाना में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने तंदूर में की साझा रैली। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में हैदराबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान में वोट यात्रा की अगली कड़ी में बूंदी विधानसभा क्षेत्र पहुंची राज्यसभा टीवी की टीम। संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने मतदाताओं से चुनावी मुद्दों पर की बात। लोगों से जानी नई सरकार से उनकी उम्मीदें। तेलंगाना में वोट यात्रा की अगली कड़ी में मानशेरियल पहुंची राज्यसभा टीवी की टीम। संवाददाता कृति मिश्रा और रजत केन ने जानी नई सरकार से लोगों की अपेक्षाएं। गजवेल क्षेत्र में भी जाना विकास का हाल। राजस्थान विधानसभा का चुनावी रण हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वसुंधरा राज्य सरकार के 5 साल के कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी 4 पीढ़ी के काम का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता इससे बच नहीं सकते। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विकास में विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि झूठ फैलाने में कांग्रेस एक यूनिवर्सिटी बन गई है। ये लोकतंत्र में हिंदुस्तान का हक है कि जिन 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है, उन 4 पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। ये चुनाव अगर कांग्रेस के लोग इस फिराक में होंगे कि झूठ बोल करके उनकी गाड़ी चल देगी, तो भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये इनके सपने हिंदुस्तान के हर राज्य में चूर चूर हो गए हैं। यहां पर भी वही हाल होने वाला है। राजस्थान में 7 तारीख को मतदान है और ऐसे में सभी दिग्गज नेता प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर में चुनावी सभाएं की। अमित शाह ने अपने संबोधन में केंद्र और वसुंधरा राज्य सरकार के विकास के कामों का जिक्र किया। साथ ही राजस्थान में फिर से बीजेपी सरकार बनने की बात दोहराई। बीजेपी अध्यक्ष ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया। अमित शाह ने प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लिया और कहा कि राहुल गांधी राजस्थान की जनता को अपने सेनापति का नाम क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, फिर भी राजस्थान की अनदेखी हुई। मां अपने
बच्चे का इलाज नहीं करा पाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गरीबों के लिए 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मुफ्त कर आज गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। 2 ही महीने में 3.5 लाख गरीबों ने इस योजना का फायदा उठाया है। और ये कांग्रेसी हमें पूछते हैं हमने क्या किया है। मित्रों, एक कांग्रेसियों की सरकार थी केंद्र में, 10 साल तक सरकार रही। सोनिया मनमोहन की सरकार रही, 10 साल तक सरकार रही, मगर एक कांग्रेस ने राजस्थान को क्या दिया। उधर कांग्रेस के स्थानीय नेता राजस्थान में प्रचार कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कई जिलों में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सचिन पायलट ने आज झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अजमेर में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की जनता से अपील की और प्रदेश के लिए जारी जन घोषणा पत्र का हवाला देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार बनते ही किए गए वादों पर काम किया जाएगा। सचिन पायलट ने 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा फिर से दोहराया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने आज जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और बूंदी में जनसभाओं को संबोधित किया। अशोक गहलोत ने अपने भाषण में राज्य सरकार की कमियों को जनता के सामने रखा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र का जिक्र किया और राज्य में जनता से कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए समर्थन देने की अपील की। Well, moving on from Rajasthan now to Telangana, where Congress President Rahul Gandhi canvassed for support for his party candidates in the state. He addressed 2 rallies in Gadwal and Tandur and criticized the TRS and the BJP. He alleged that Prime Minister Narendra Modi and caretaker Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao have entered into a partnership to ensure the contribution or rather the continuation of the BJP and TRS rule at the central and state level. He further said that under the TRS government, the dream of Golden Telangana had become Golden Kutumbam, that is, Golden Family. जब आपका प्रदेश पैदा हुआ था, आप पे कोई कर्ज नहीं था। सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपए सरप्लस पैसा था, मगर आज तेलंगाना के हर परिवार पर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है। तो जहां बंगारू तेलंगाना की बात चली थी, 5 साल में वो बंगारू कुटुंबम में बदल गई। Meanwhile, the mineral-rich constituency of Mancherial in Telangana is witnessing a keen political battle between TRS and BJP. The main issues dominating the poll scenario here are corruption and lack of development. Though the current TRS MLA Diwakar Rao claims to have worked tirelessly for the development of the constituency, but some issues like pending construction of the rail overbridge may upset his apple cart. On the other hand, his political opponents are banking on the anti-incumbency and youth support to come up trumps in this poll. RSTV's correspondent Rajat Kane reports. We're joined by Montreal MLA from the TRS party, Diwakar Rao, who'll be fighting for the 4th term. So thanks for joining us. आप अपना चौथी बार चुनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। क्या-क्या अचीवमेंट जो हैं आप गिनाना चाहेंगे जो पिछला 3 टर्म में रही हैं आपकी? मैंने एमएलए इलेक्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट अपना एलएमपीली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किए। सेम टाइम वन इज लिफ्ट इरिगेशन दैट इज 30,000 एकर्स 3 टीएम्स ऑफ वाटर वो भी किए। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक माइनिंग कॉलेज
all mandals में colleges, ITIs, number of Railway project, number of irrigation projects, or Manchal to Antaragama bridge, that is 125 crores. Government areas, government hospitals, Manchal में एक hospital, Manchal में दूसरा 2 feet hospital, Lakshya repair 100 bed hospital, और Kadam canal lining 42 district, that is near about 47 crores. इतना किए. किससे फाइट है आपका यहाँ पे? फाइट अपन नहीं बोल, फाइट मैं जीतने का है, फाइट मैं किनको भी नहीं बोल सकता. मैं जीतने का है. Fight is nothing. So there we have Mr. Diwakar Rao counting his achievement as well as being upbeat for his prospects in the elections. Thanks for joining us. So first up, what are the issues that you're highlighting in a campaign trail in this constituency? The two big issues in this constituency are unemployment and corruption. This constituency has all the natural resources needed to set up a manufacturing unit. Nobody really focused on this area. The industries that are there here today, whether it is Singareni or the cement factories or the coal factories or the pipes factories, they are all pretty much closing down. So as a result, every house today has one unemployed youth. The number of jobs that used to be in this place in 1988, when I did my 10th grade from here, we don't have the same number of jobs today. So the population has increased 5-6 times, whereas the employment has gone down. There is this peculiar problem in the town area where it's regarding the railway overbridge. How do you seek to address that if you are elected? BJP leaders here in Mancherial met the central government, the union minister for this, and they just recently got an approval for this. So very soon the work will start here. The general manager has approved it. It's just that the local TRS leaders, they don't want to mention this thing now because they think the credit will go to BJP in the election time. Lastly, how do you see this as a tough fight? I'm a new political entrant. I just started my journey 2 months back. Now I am at a position where we are equally fighting. In another 10 days to go, I did Padayatra. I visited almost 90% houses in this constituency. So I am expecting to win this constituency not with just 100% confident, but I'm 110% confident that we will bring the change that is needed in Mancherial. Thank you. There we have the BJP candidate, V. Raghunath Rao, taking us through what he is promising to the electorate and how upbeat he is about his prospects in the coming election. With camera person M.S. Suresh from Montreal, Rajat Kane for Rajya Sabha TV. और अब राजस्थान और तेलंगाना में सरगर्मियां चरम पर हैं क्योंकि मतदान 7 दिसंबर को होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं वोट यात्रा में। जी हाँ, वोट यात्रा का पहला पड़ाव है बूंदी, राजस्थान। राजस्थान का बूंदी हड़तौली का केंद्र बिंदु है और कृषि प्रधान इस जिले को राजस्थान का काशी कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में धरोहरें हैं जिनको देखने काफ़ी देसी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। चंबल की नहरों की बदौलत ये इलाका खेतीबाड़ी में अग्रणी है और इस बार यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखता है। बूंदी कौन फतेह करेगा, मुद्दे क्या हैं, बता रहे हैं RSTV संवाददाता अरविंद कुमार सिंह। और बूंदी से चलेंगे तेलंगाना के मांचेरियल जिले में, जो कि गोदावरी नदी के कछार और पास के पठारों पर बसा है। ये इलाका बेहद सुंदर है, अनाज और खनिज से समृद्ध भी है, पर स्थानीय नागरिक यहाँ समस्याओं से कई वर्षों से जूझ रहे हैं और वो है शहर के अंदर तक पसरी रेलवे क्रॉसिंग, जिस पर पिछले 20 साल से पुल बनाने की मांग हो रही है। लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, इसकी पड़ताल की रजत केन ने। तो आइए देखते हैं वोट यात्रा। नमस्कार, RSTV वोट यात्रा के साथ हम राजस्थान के बूंदी ज़िले में हैं। इसे राजस्थान का छोटा काशी कहा जाता है। ये कला, संस्कृति और इतिहास के मायने में बहुत ही संपन्न नगर है। साथ ही साथ इस ज़िले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछले 2 चुनावों में लगातार बीजेपी यहाँ हावी रही, 3 में से 2 सीटें वो जीतती रही, लेकिन इस बार दोनों दलों के बीच में कांटे का मुकाबला है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की एक तस्वीर। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें किसानों के किस तरह के मुद्दे हैं? अभी जो चुनाव चल रहे हैं तो किसानों को तो एक तो टाइम पे खाद भी नहीं मिल रहा है,
न किसानों की फसल समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उस पर तुलवाई नहीं हो रही है। डीजल के भाव भी सरकार ने बहुत बढ़ा दिए हैं। हमको लागत बढ़ गई, बहुत लागत बढ़ गई साहब खेती की। जैसे सरकार ने वादा किया था किसानों के साथ में कि आपकी दुगनी आय कर देंगे, तो हमारी सरकार ने वापस मतलब आधी आय कम कर दी। तो हमारी मतलब आर्थिक स्थिति सरकार ने ऐसी ख़राब की है जो मतलब भविष्य में किसान ऊंचा उठ के उभरेगा नहीं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूर करने की जरूरत है? जैसे अभी आज के 4 दिन पहले ये यहाँ बांजपड़ा से लगा के टेट नार का चोटा बांजपड़ा वगैरह सब ये रोड में इतने खड्डे थे कि कोई आदमी पैदल भी नहीं चल सकता था। आज ये केवल ये चुनाव आने के कारण इन रोडों पर डामर के ठेकले लगा दिए। चुनाव की जब बात करें, आपकी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में एक सीट मिली। अभी किस तरह की संभावनाएं हैं जिले की अगर बात करें? बूंदी एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ विश्व भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल हैं और जो झीलें हैं, जो कुंड हैं, कुएं बावड़ियाँ हैं, इनकी वजह से इसकी लोकप्रियता पौराणिक समय से, ऐतिहासिक समय से बनी आ रही है। अभी तीनों सीटों पर हिंडोली पे निश्चित रूप से अशोक चांदना जी जीतेंगे। यहाँ बूंदी से पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिनको अब 28 साल बाद मौका फिर दोबारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। तीनों सीटें हम समझते हैं कि ये कांग्रेस की झोली में जाने वाली हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बूंदी में शहर के अपने मुद्दे हैं और देहात के अपने मुद्दे। किसान कई समस्याओं से उलझे हुए हैं और उनको रिझाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगी हुई है। पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी का यहाँ वर्चस्व रहा। क्या वो यहाँ वर्चस्व कायम रह पाती है या कांग्रेस उस पर हावी होती है, ये इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन संतोष के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बूंदी। Nestled amid highlands in rich watershed of Godavari area, Montreal is considered to be one of the rich constituencies owing to its agriculture produce, mining and commercial hotspot activities. But one place where this highway of development halts is this railway crossing, where the residents have been asking for the flyover for the last 20 years, but nothing seems to be moving. Commuters jostling to get past this railway crossing near Mancherial railway station. Being one of the few connects between the two towns, very often it is a picture of chaos as the crossing opens after several trains pass by. It sometimes means wait for commuters for over half an hour. यहाँ पर जो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर है, ये रेलवे का जो है ना, यहाँ पर ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज नहीं है से क्या है बोले तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी गाड़ी ये गेट रुका हुआ रह रहा। रेलवे फाटक है इधर जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे जो है जो आपके लोकल एमएलए साहब हैं, उनसे आप 15 साल से एमएलए हैं, उनसे आपने बात की, कभी कुछ किया इस बारे में? सर इस बारे में हम शिकायत कर रहे हैं सेंट्रल में, मगर काम होगा बोल रहे, मगर काम तो 15 साल से नहीं हो रहा सर। जैसे आपका दुकान है यहाँ पे, टेलर की दुकान है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है जब यहाँ फाटक गाड़ियाँ पूरा रुक जाने से इधर हमारे खाने वाला कस्टमर भी कोई भी नहीं आता। 1 घंटा 1.5 घंटा सब पैक हो जाता गाड़ियाँ। The only alternative to avoid getting stuck at the railway crossing is this underpass. But even here, it is a fight against traffic snarl given the tiny width and margins of the underpass. The local MLA Diwakar Rao from the ruling TRS is a veteran of 3 terms in the constituency. But even in these 15 years, he hasn't been able to work out the solution. Already हमने एक अंडरब्रिज किए, RO भी किए, वो भी that is 77 crores 64 lakhs और ROB रेल ओवर ब्रिज वो भी किए, और एक भी लाइट मोटर व्हीकल ब्रिज दैट इज गांधी चौक से नियर रेलवे गांधी से अमलवाड़ा वो भी सैंक्शन किए केवल तो एक ही दम नहीं हुआ था, वो भी किए। अभी सैंक्शन लेकिन अभी बनना शुरू कब तक हो जाएगा? वो बनना केवल तो सैंक्शन किए, सैंक्शन होने के बाद इमीडिएट दो ऑलरेडी सैंक्शन टेंडर प्रोसेस टेंडर होना काम शुरू हो जाता। The issue of the railway overbridge is now among the topmost talking points in this election.
especially with the opposition candidates training their guns on the incumbent. For any problem, solution is with the MLA. If MLA seriously his intentions are very clear, he want to help the people, he want to help out the people, he want to develop the constituency, he can do it. That flyover is pending since last 10 years, 8-9 years. Since he was the MLA, the last 5 years, before that also, another Arvind Reddy, who also joined with him now, he was in Congress. Both together, the last 10 years, they were MLAs. Last 10 years, that flyover problem was pending. Number of jobs that used to be in this place in 1988, when I did my 10th grade from here, we don't have the same number of jobs today. So the population has increased 5-6 times, whereas the employment has gone down. That is the biggest challenge. The constituency is witnessing a triangular contest between two veteran politicians and a newcomer fighting over to earn confidence of voters who are craving for development. In Mancherial with camera person MS Suresh, Rajat Kain for RSTV. Today in RSTV Vote Yatra, we've travelled approximately 65 kilometres from Telangana's capital Hyderabad to the Gujwal constituency. And why has Gujwal become the cynosure of all eyes? Well, it is the constituency of the caretaker Chief Minister of Telangana, K. Chandrasekhar Rao. Let's explore what are the political dynamics here, what are the issues, and also capture the voices of the voters. Come along. The state highway led us to the newly built town Gujwal, showcasing an entirely different picture from the rest of the state. The median dividing the road, giving space to a 4-lane traffic, fancy LED lights yet to be opened, air-conditioned integrated market, government district hospital captured our attention. Gujwal is home to around 70,000 people, and K. Chandrasekhar Rao won from here in 2014 with a margin of 19,366 votes. We hopped on the flashy campaign vehicle of TRS as the party resorted to high decibel electioneering. हमारा जो भी डेवलपमेंट हम लोग करें उसको फिर से रिपीट करना है, जो भी स्कीम्स हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि राइतु बंधु होने दो, शादी मुबारक होने दो, पेंशन होने दो, डबल बेडरूम फ्लैट्स होने दो, हम ऐसे बोलते जाएंगे तो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ आगे बढ़ना है तो हम लोगों को आगे और काम करना है और हमारी पार्टी जीतना है. We then met KCR's rival Vanteru Pratap Reddy of the Congress, the nominee fielded by the Grand Alliance. मेरा परसों में 2-3 महीने के पहले बारिश में इधर 1 लाख जाड़ा बनने के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपया निकला. 10,000 आदमी 10 दिन से काम करा. चीफ मिनिस्टर आके 3 जाड़ा लगा के 3 मिनट रह के यहाँ से चले गए. जब पब्लिक भी मिलने को नहीं टाइम नहीं देती, पूरा पुलिस रहती. कितना एक आदमी आने के लिए कम से कम 4,000-5,000 पुलिस रहती. It was then time to meet BJP's Mahila Morcha President of Telangana and BJP's candidate against KCR, Akula Vijaya. वुमेन लोगों ने बहुत सोच रहा है. एक वुमेन है, वुमेन की प्रॉब्लम वुमेन की समझ में आता है. युवा लोग सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी भाई साहब भारत देश को कंप्लीट अच्छा बना रहा है और तेलंगाना स्टेट भी अच्छा बनाना बोले तो ये केसीआर से नहीं होता है. We then stopped at the busy Ambedkar Chowk to sense the pulse of the electorate. So tell me, what is your election issue? हम तो वोट देंगे, हमारे को विकास चाहिए और हमारा डेवलपमेंट चाहिए. विकास और डेवलपमेंट. What is your election issue? मैं तो पूछ रहा हूँ सब गवर्नमेंट वाला को तो अभी कंटेस्ट करने वाले को अभी छोटा आदमी काम करते हैं ना दुकान पे ऐसा बाहर काम करने वाले को ज़्यादा इनकम नहीं रहेगा तो इसका पास उसको घर बनाने को बहुत जगह तो बहुत रेट हो गया. आपको घर चाहिए. आपका क्या इलेक्शन इशू? ये इलेक्शन में एम्प्लॉयमेंट नॉट जनरेटेड. So employment is the major issue. So these are the major issues of people of Gujwal. Gujwal has a total of 2,27,934 voters, including 1,14,362 male electors,
1,13,554 female voters and 18 others. The December 7th poll results in Gajwel would be keenly watched. The Grand Alliance and the BJP are trying to wrest Gajwel from the TRS. But the TRS has gone full throttle to retain the seat. This is Kriti Mishra with camera person Jitendra Negi signing off. और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात बिग स्टोरी की, जिसमें बात होगी तेलंगाना में गठबंधन की राजनीति की। ब्रेक के उस पार।